हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल गुरिंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में, अननोन फैक्ट्स, और अब तक का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। 2026 आपकी जीवन में हर वो खुशी लाए जिसकी आपने इच्छा जाहिर की थी, आपकी कामना रही थी। सभी इस साल कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, आपको सफलता मिले, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर के आगे। तो चलिए बात करते हैं धुरंधर मूवी के अननोन फैक्ट्स के बारे में। अक्षय खन्ना ने डांस सीक्वेंस को इम्प्रोवाइज किया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। साथ ही शूटिंग के दौरान उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आई और उन्होंने टेक के बीच ऑक्सीजन मास्क पहनकर गाने की शूटिंग पूरी की थी लद्दाख में। आदित्य धर ने फिल्म को हरी झंडी देने से पहले पटकथा लिखने और उसकी दुनिया का निर्माण करने में लगभग 4 साल बिताए। निर्देशक ने फिल्म निर्माण के दौरान कुल 7 घंटे की शूटिंग की। 2.5 घंटे के थिएट्रिकल संस्करण को संपादित करने के बजाय उन्होंने फिल्म को 2 भागों की श्रृंखला में रिलीज़ करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रत्येक भाग 3.5 घंटे लंबा था। उनका मानना था कि इस तरह दर्शक फिल्म और सितारों से सजी कास्ट का और भी अधिक आनंद उठा सकेंगे। खबरों के मुताबिक रणवीर सिंह ने पहले वजन घटाया, फिर दोबारा वजन बढ़ाया, क्योंकि फिल्म में उनके किरदार के कई चरणों को दिखाया गया है। यह फिल्म योद्धा अकबर 2008 214 मिनट और LOC कारगिल 2003 255 मिनट के बाद 17 वर्षों में सबसे लंबी हिंदी फिल्म लंबी अवधि की हिंदी फिल्म बन गई। अक्षय खन्ना की FA9 LA ट्रैक पर एंट्री कोरियोग्राफ नहीं की गई थी, उन्होंने खुद ही स्टेप्स क्रिएट किए थे। रणवीर सिंह ने अपने बालों को लंबा दिखाने के लिए हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया था। अक्षय खन्ना ने अपने अधिकांश दृश्यों की शूटिंग मात्र 22 दिनों में ही कर ली थी, लेकिन उनके प्रभावशाली बनने ने उन्हें दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। हालांकि फिल्म की कहानी पाकिस्तान में घटी है, लेकिन इसकी शूटिंग ना तो भारत में हुई और ना ही पाकिस्तान में। फिल्म में दिखाया गया है लियारी कस्बा 6 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल सेट था, जिसे प्रोडक्शन डिज़ाइन सैनी एस जौहरे ने डिज़ाइन किया था और 500 से अधिक भारतीय और थाई कलाकारों के सहयोग से बैंकॉक, थाईलैंड में बनाया गया था। मानसून के मौसम और परियोजना के बड़े पैमाने के कारण मुंबई में शूटिंग करना संभव नहीं था। 6 एकड़ का सेट आवश्यक था, जिसे कोई भी स्टूडियो नहीं बना सकता था। जुलाई की बारिश से मुंबई में हालात और भी खराब हो गए। ऐसे में थाईलैंड एक भव्य सेट के लिए आदर्श स्थान बनकर उभरा। एक प्रामाणिक पाकिस्तानी रूप देने के लिए टीम ने अखबारों की कटिंग, सुर्खियाँ, पुरानी पाकिस्तानी फिल्में और यूट्यूब आर्काइव का गहन अध्ययन किया। सिर्फ 20 दिनों में सेट बनाना चुनौतीपूर्ण था, खासकर इसलिए क्योंकि निर्माता भारत से 500 लोगों को नहीं ला सकते थे। उन्होंने लगभग 300-400 थाई कलाकारों के साथ सहयोग किया। कुल मिलाकर लगभग 500 लोगों ने दिन रात काम करके 6 एकड़ का सेट पूरा किया। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC को अशोक चक्कर से सम्मानित दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता पिता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिए जाने के बाद बोर्ड ने फिल्म की पुनः जांच की और मेजर मोहित शर्मा से कोई संबंध नहीं पाया। 1 दिसंबर 2025 के न्यायालय के आदेश ने इस पुनर्विचार को प्रेरित किया। बोर्ड ने परिवार की आपत्तियों को खारिज कर दिया और यह निर्धारित किया कि फिल्म मेजर शर्मा की जीवन सेवा या अनुभवों से मिलती जुलती नहीं है। SB चौधरी असलम संजय दत्त द्वारा विनीत के प्रवेश के दौरान बजाया गया गीत हवा हवा मूल रूप से पाकिस्तानी गायक हसन जहांगीर ने 1987 में गाया था। बाद में इसे 1994 में आई फिल्म इंसाफ अपने लहू में भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें दत्त ने भी अभिनय किया था। संजय दत्त और अक्षय खन्ना ने साथ में 2 सबसे लंबी हिंदी फिल्में की। LOC कारगिल 2003, जो 4 घंटे 15 मिनट लंबी थी,
और यह वाली जो 3 घंटे 34 मिनट लंबी है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावड़ा ने बताया कि रहमान डकैत के किरदार के लिए कई नामों पर विचार किया गया। अंतिम निर्णय लेने में कुछ महीने लग गए, लेकिन कहानी सुनाने के लिए पहला आधिकारिक आमंत्रण अक्षय खन्ना को भेजा गया, जो तुरंत उपस्थित हुए। कहानी सुनाते समय अक्षय खन्ना ने ध्यान से सुना। इसके बाद उन्होंने उसी दिन स्क्रिप्ट पढ़ी और अगली सुबह छाबड़ा को फ़ोन करके स्क्रिप्ट के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त की। फिल्म की रिलीज़ के बाद ही ये खुलासा हुआ कि फिल्म का दूसरा भाग तैयार है और 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा। फिल्म की लंबाई के कारण इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। फिल्म का पहला दृश्य कंधार अपहरण फिल्म निर्माताओं द्वारा अंतिम 29 अक्टूबर को फिल्माया गया। अमृता ऋतिक रोशन ने फिल्म की कारीगरी और टीम की सराहना तो की है, लेकिन साथ ही एक ऐसी टिप्पणी भी की है जिससे तीखी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि वह फिल्म की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं है और विश्व नागरिक होने के नाते फिल्म निर्माताओं को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनके इस बयान पर नेटिजन्स ने कड़ी आलोचना की और तर्क दिया कि फिल्म में सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों की क्रूरता और भारत पर उनके भयावह हमलों को दर्शाया गया है। कुछ ऑनलाइन यूज़र को लगा कि रोशन अप्रत्यक्ष रूप से हमलावरों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और उन्होंने रोशन की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा किए गए कई हमलों के कारण भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारी विरोध के बाद रोशन ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट लिखकर फिल्म की खुलकर और स्पष्ट रूप से प्रशंसा की। इस स्पष्टीकरण के बावजूद आलोचना जारी रही और कई लोगों ने उनकी दूसरी पोस्ट को पीली रात ही आलोचना के बाद अचानक यू टर्न बताया। निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने दावा किया कि इस फिल्म ने भारतीय फिल्म निर्माण के नियमों को मौलिक रूप से बदल दिया। उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक अभूतपूर्व छलांग माना। इसके जवाब में आदित्य धर ने वर्मा की दिल से प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत बताया, जिससे फिल्म निर्माता बेहद भावुक हो गए। इस फिल्म में पंजाबी एमसी का गाना जोगी इस्तेमाल किया गया है। कलाकारों की बड़ी टीम होने के बावजूद अक्षय खन्ना को सबसे ज़्यादा प्रशंसा मिली। सौम्या टंडन अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने को लेकर बेहद असहज महसूस कर रही थी और शुरू में उन्होंने थप्पड़ वाले सीन के दौरान नकल करने की कोशिश की। आदित्य धर ने उन्हें नकली एक्टिंग ना करने की सलाह दी, जबकि खन्ना ने खुद सहज भाव से उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक अलग इंटरव्यू में नवीन कौशिक ने इसी सीन पर चर्चा करते हुए बताया कि इसके कई टेक लिए गए थे जिनमें खन्ना को 7 बार थप्पड़ मारे गए थे, क्योंकि यह एक बेहद भावुक क्षण था। यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसके साउंड ट्रैक के सभी गाने एक साथ स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप 200 चार्ट पर और साथ ही भारत के राष्ट्रीय चार्ट पर भी पूरी तरह से मौजूद रहे। फिल्म रिलीज़ होने के बाद इंटरनेट पर सनसनी बनने के बावजूद अक्षय खन्ना ने हमेशा की तरह संयमित अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावड़ा ने अभिनेता से बात की और पाया कि वह अपने अभिनय को लेकर हो रही चर्चा से काफ़ी हद तक अप्रभावित रहे। आदित्य धर और अक्षय खन्ना के पिछले सहयोगों में से एक आक्रोश थी, जिसमें धर ने संवाद लेखक के रूप में काम किया था। एक इंटरव्यू में माधवन से उन लोगों के बारे में भी पूछा गया जो कह रहे थे कि अक्षय खन्ना को मिल रही इतनी प्रसिद्धि से शायद माधवन नाखुश है। उन्होंने इस बात को सिरे से करते हुए कहा कि वह खन्ना के लिए बेहद खुश है और उनके सह कलाकार वाकई इस प्रशंसा के हकदार हैं। उन्होंने खन्ना की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद प्रतिभाशाली और ज़मीन से जुड़ा अभिनेता बताया और लाइमलाइट से दूर उनके शांत स्वभाव की सराहना की। शरारत गाने में लगभग तमन्ना भाटिया को लिया गया था, क्योंकि कोरियोग्राफर विजय गंगोली की पहली पसंद यही थी। आदित्य धर ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गाना एक अलग आइटम नंबर जैसा लगे जो फिल्म की कहानी से ध्यान भटकाए। इसके बजाय निर्देशक ने 2 नर्तकियों को प्राथमिकता दी ताकि फिल्म की चल रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित रहे। इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप अंत में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को कास्ट किया गया। अर्जुन रामपाल ने आईएसआई प्रमुख का किरदार निभाते समय अपने भावनात्मक कष्टों के बारे में बात की,
जिनके विचार उनके अपने विचारों से बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि इस भूमिका ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद इस किताब से आगे बढ़ने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि भले ही पर्दे पर दिखाई गई घटनाएं दर्शकों को रोमांचित कर सकती हैं, लेकिन एक कलाकार के रूप में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना बेहद परेशान करने वाला हो सकता है। फिल्म का आईमैक्स प्रदर्शन 18 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया, क्योंकि अवतार 5 एंड ऐश 2025 ने भारत और दुनिया भर के सभी आईमैक्स स्क्रीन पर कब्जा कर लिया था। शुरुआत में प्रिंट की देरी से डिलीवरी के कारण धुरंधर को पहले दिन आईमैक्स में रिलीज़ नहीं किया गया था। हालांकि समस्या हल होने के बाद फिल्म ने वाइड स्क्रीन सिनेमाघरों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह बनी है जो कम बोलता है और दृढ़ निश्चयी है। उनका मानना था कि शीर्षक बिल्कुल सटीक है, क्योंकि फिल्म प्रभुत्व और उग्रता को दर्शाती है, जिसमें स्पष्टता और बिना किसी अव्यवस्था के चित्रण किया गया है। उन्होंने संगीत, अभिनय, पटकथा और निर्देशन की भी प्रशंसा की और आदित्य दर का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने सभी को अनकहे बलिदानों के प्रभाव को वास्तविक रूप से महसूस करने का अवसर दिया। वांगा को जवाब देते हुए धर ने आभार व्यक्त किया और कहा कि वह हमेशा से वांगा के उस साहस की प्रशंसा करते रहे हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी फिल्मों का समर्थन किया है और निडर मर्दाना कहानी कहने में उनके विश्वास को भी। धर ने आगे कहा कि धुरंधर की ईमानदारी, संयम और दृढ़ विश्वास के साथ गढ़ा गया है और वांगा के शब्दों ने उस यात्रा को मौन मानवता दी है। उन्होंने वांगा जैसी आवाज़ों के लिए आभार व्यक्त किया जिन्होंने भारतीय सिनेमा को ईमानदार, ज़मीनी और मजबूत बनाए रखा है। उन्होंने खुद को और वांगा को दो अलग अलग यात्राओं पर चल रहे फिल्म निर्माताओं के रूप में देखा, फिर भी वह अधिक प्रभावशाली सिनेमा और राष्ट्र के लिए साहसी भविष्य की खोज में एकजुट थे। यह मानते हुए सिनेमा केवल अनुमोदन चाहने वालों के बजाय साहसी लोगों का सम्मान करता है। फिल्म में उज़ैर ब्लोच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर ने खाड़ी देशों में फिल्म पर कथित प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे रिलीज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से बात भी की, लेकिन उन्हें यूएई का या कई खाड़ी देशों में फिल्म रिलीज़ ना होने का असली कारण नहीं पता था। उनका मानना था कि अगर फिल्म वहाँ भी रिलीज़ होती तो ये बहुत बड़ी हिट होती। फिल्म की रिलीज़ की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि उनके दोस्त और कई लोग उन्हें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि फ़िल्म खाड़ी देशों में क्यों रिलीज़ नहीं हो रही है और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शायद इन्हें नेटफ्लिक्स पर फिल्म की स्ट्रीम होने का इंतज़ार करना चाहिए। परमात्मा 1994 के गीत स्वर्ग में मिलेगी ऑडियो संस्करण में 0.12 और 0.40 की धुन को बप्पी लहरी द्वारा फिर से बनाया गया था। बप्पी ने वही धुन ली और इसे फिल्म लव स्टोरी 98 दीवाना हूँ मैं तेरा, लव स्टोरी दीवानों की के गाने सखिया सखियाँ ऑडियो संस्करण में 0.10 बजे दोबारा बनाया गया। धुरंधर 2025 में 0.43 बजे श्राद्ध गीतों उसी धुन संगीत का उपयोग किया गया। हमजा का मुहावरा है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, राजकुमार संतोषी की घायल और घातक ब्लॉकबस्टर है। उनके पिता पीएल संतोषी ने फिल्म बरसात की एक रात का निर्देशन किया था, जिसमें कव्वाली कारवां है जो धुरंधर के 2 गानों में प्रदर्शित है। सिमरन चौधरी द्वारा गाया बेहद लोकप्रिय गीत लूट ले गया फिल्म की रिलीज से महज 10 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। राकेश बेदी की अपने कैरियर की दूसरी खलनायक भूमिका दादागिरी 1986 के 39 साल बाद। इश्क झलक कर के दूसरे संस्करण की बेस लाइन क्वीन के गाने अनदर वन बाइट्स द डस्ट की आखिरी बेस लाइन 3:22 मिनट पर ली गई है। इसी तरह की बेस लाइन वाला एक और गाना इंडीप के गाने लास्ट नाइट जीजे सेव्ड माई लाइफ का एंट्री है। प्रतिबंध के बावजूद यह फिल्म पाकिस्तान में सबसे अधिक पायरेटेड फिल्म बन गई, जिसके 20 लाख से अधिक अवैध डाउनलोड हुए और इसे रईस 2017 को पीछे छोड़ते हुए शाहरुख खान की फिल्म थी। ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर यह साबित करने की कोशिश की यह फिल्म प्रचार फिल्म है। रणवीर सिंह द्वारा बनी हमजा दी मजरी
जसकीरत सिंह रंगी के रूप में सामने आता है, जो भारत के पंजाब का एक भारतीय कैदी है जिसे अजय के ऑपरेशन के लिए गुप्त एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। नसीम मुगल ने शुरू में उस दृश्य को करने से इनकार कर दिया था जिसमें उनका किरदार मुख्य किरदार का जॉन उत्पीड़न करता है। कई बार दृश्य पढ़ने के बाद वो घबरा गए थे और रणवीर सिंह के बड़े प्रशंसक होने के कारण उन्होंने इसे करने से कहा रहे थे, लेकिन अंत मान गए। उन्होंने यह भी बताया कि यह दृश्य 2 टेक में बनाया गया जिसके क्योंकि पहले टेक में कामुक और क्रूर दिखाए जाने वाले किरदार में कुछ ज़्यादा ही क्रूरता आ गई थी, जिसके कारण दूसरे टेक में इसे थोड़ा कम किया गया। अब बात करते हैं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो अब तक लगभग 686 करोड़ हो चुका है। 684 से लेके 686 करोड़ हो चुका है, जबकि इसका बजट 280 करोड़। ये भारत की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।